क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप लोग अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। पिछली बार जो मैंने प्रश्न किया था वो प्रश्न था वर्तमान समय में हमारे देश के कपड़ा मंत्री तथा रेल मंत्री कौन है। तो आप लोगों ने रिप्लाई किया है। जिन्होंने रिप्लाई किया है उनके नाम मैं लेना चाहूँगा। रतन पाल जी हमारे साथ पहले वीडियो से जुड़े हुए और ये हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। रतन जी, आप रेडी रहिएगा आगे आपका नाम नॉमिनेट करने के लिए। और उसके साथ देखिए तौसीफ अंसारी साहब हैं, गुंजन मिश्रा जी भी कंटिन्यू लगी हुई हैं, अब्दुल खालिद साहब हैं, दीपक गुप्ता जी ये भी मैक्सिमम वीडियो में रिप्लाई कर रहे हैं। और हिदायत अली, ये तो जयपुर के राजस्थान के रहने वाले हैं, ये भी अच्छा खासा रिप्लाई कर रहे हैं। यासिन अंसारी साहब, मौजम खान का भी रिप्लाई हर वीडियो में आ रहा है कमेंट बॉक्स में। अली और अनवारुल जी, इन सब लोगों ने रिप्लाई किया है कि वर्तमान समय हमारे देश के कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं तथा रेल मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिएगा। आगे मैं प्रश्न करूंगा, उस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, जो भी तैयारी करनी है मैं यहाँ पे कराऊंगा। उसके साथ पहले आप इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का विधिवत वर्णन करते जाइए, विधिवत पढ़ाई करते जाइए हमारे साथ। जितने भी प्रश्न आने हैं दोस्तों, मैं बाकायदा उसका मैं PDF लेके आऊँगा, आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दिया करूँगा, आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो मैंने कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान में सौरमंडल के बारे में पढ़ाया था। सौरमंडल में मैंने क्या पढ़ाया था? पृथ्वी के बारे में अभी नहीं पढ़ाया हूँ मैंने, सूर्य के बारे में मैंने पढ़ाया, उसके बाद बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। आज बात करते हैं अपनी धरती, जिसपे हम लोग विराजमान हैं, जिसको हम लोग तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्रदूषित करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऑक्साइड का कम उपयोग करें, यानी ऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो, प्लस जो धुआं निकलता है उन सबका भी कम उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, आज बात करते हैं पृथ्वी का। हालांकि सारे अध्ययन जो करना हमें वो किस पे करना है? पृथ्वी का है। जियोग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी का वर्णन, है ना दोस्तों। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, लेकिन पृथ्वी के साथ साथ हमें उनके परिवार के बारे में जानना पड़ेगा। उनका परिवार क्या कहलाता है? सौर परिवार। कौन है वो? सौरमंडल है। आइए बात करते हैं पृथ्वी का। देखिए, ये हमारे सौरमंडल के पांचवा बड़ा ग्रह है। दोस्तों, पांचवा बड़ा ग्रह मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी। तो यानी आकार में देखा जाए तो वो पांचवें नंबर पर है। कौन? पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, अब देखा है जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, समझिए पहले बात को, मेरे बात को ध्यान सुनिए। जब कोई पूछता है कि हमारे आकाश से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो कैसी दिखाई देती है दोस्तों? नीला दिखाई देती है, नीला रंग दिखाई देती है। लेकिन पृथ्वी से जब हम आकाश को देखते हैं तब कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन जब आकाश से हम आकाश को देखते हैं, यानी अंतरिक्ष से हम अंतरिक्ष को देखते हैं, तब अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दोस्तों, ये 3 प्रश्न करता है दोस्तों, और उसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एक प्रश्न का उत्तर गलत करके चले आते हैं। तो यानी कि आकाश से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन पृथ्वी से आकाश हम देखते हैं कैसा दिखाई देता है? नीला। और आकाश से जब पृथ्वी को दिखाई देता है, देखते हैं हम लोग, तो कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीला। क्यों? क्योंकि 70.8% पर जल है। देखिए, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, 70.8% पर जल है तथा 29.2% पर स्थल की मात्रा है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। यह सूर्य से बढ़ते क्रम में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, सूर्य के बाद मैंने पिक दिखाया था, अच्छा नहीं दिखाया था तो ये देख लीजिए पृथ्वी का। यह पृथ्वी का पिक्चर आप देखिए दोस्तों, इसमें ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है दोस्तों? नीला दिखाई दे रही है ना। ठीक है दोस्तों, अब मैंने सौरमंडल में आपको विधिवत वर्णन करके दिखाया था कि उसमें पहले बुध था, फिर शुक्र था, फिर पृथ्वी। यानी ये पृथ्वी, ये सूर्य मान लिया, यहाँ पे आया बुध, यहाँ पे आया शुक्र, यहाँ पे आया पृथ्वी। यानी कि सूर्य से बढ़ते क्रम में ये किस क्रम में है? तीसरे क्रम में है दोस्तों। ठीक है, हमारे सौरमंडल में एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी पूछेगा एकमात्र ग्रह कौन है जिस पर जीवन है, तो पृथ्वी है। लेकिन जब प्रश्न कहता है, पूछता है कि एकमात्र कौन सा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जब संभव की बात करेगा तो वो मंगल ग्रह हो जाएगा। और जीवन मौजूद है या जीवन है की बात करेगा तो वो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम लोग विराजमान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा, यानी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड में पूरी करती है। पहले हम लोग क्या बोलते थे कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में। लेकिन दोस्तों, तब हम लोग क्या करते थे? कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करते थे। लेकिन आज हम लोग जरा सा गड़बड़ करेंगे तो हमारे 1 नंबर से पेपर में रुक जाएगा और हम लोग फेल हो जाएंगे। हम तैयारी करते रहेंगे, सफलता नहीं मिलने वाली है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमारी पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है, सूर्य स्टेबल है, उसके चारों ओर घूमती है, उसे परिक्रमा कहते हैं।
तो कितने दिनों में करती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड में करती है। क्या करती है? परिक्रमा। ध्यान रखिएगा, यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा करती है। दोस्तों पृथ्वी भी बुध ग्रह की भांति पश्चिम से पूर्व दिशा में ही परिक्रमा करती है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। दोस्तों उपग्रह उसे कहते हैं जिससे पृथ्वी से जिसका निर्माण हुआ हो, तो वो हमारी चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का 1/4 गुना है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 गुना है, जबकि अन्य सभी ग्रह अपने मातृत्व ग्रह का 1/8 है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का 1/4 है। टूटा है पृथ्वी से ही, बना है पृथ्वी से, लेकिन कितना है? 1/4 है। वहीं सभी जितने उपग्रह हैं वो मैक्सिमम अपने मातृत्व ग्रह का मतलब जिस ग्रह से उसका निर्माण हुआ है उससे वो कितना है? 1/8 है। लेकिन हमारी पृथ्वी 1/4 है। वो बात अलग है कि आकार में छोटा है, लेकिन हमारी पृथ्वी से के आकार के 1/4 है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर। समझ में आ रहा है दोस्तों? कभी कभी ऑप्शन देता है 3,84,000 किलोमीटर, 3.84 लाख किलोमीटर। तो दोस्तों सही है, 3,84,403 किलोमीटर है। वैसे क्या है? दूरी, यानी पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं 3,84,403 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है दोस्तों, वो 1.3 सेकंड का समय लगता है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 14,95,98,900 किलोमीटर। या कहिए कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14,95,98,900 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी सूर्य का जब प्रकाश वहां से चलती है तो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। कभी कभी ऑप्शन देता है 8 मिनट 16 सेकंड, तो वो भी सही है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, दोस्तों पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, परिक्रमा का मतलब होता है किसी चीज के चारों ओर घूमना, और घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर, अपनी जगह पर चारों तरफ घूमना। जैसे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये परिक्रमा कर रहा हूँ दोस्तों, ये घूर्णन कर रहा हूँ। लेकिन यही मैं चारों ओर घूमूं किसी के बीच में रख के, तो मैं परिक्रमा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो घूर्णन करती कितने घंटे में? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में। 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में करता है। दोस्तों चंद्रमा कितने समय में करता है? चंद्रमा करता है 23 घंटे। चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो कितना समय करता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में करता है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व, डेंसिटी पूछता है दोस्तों। डेंसिटी जब पूछता है तो क्या बताएंगे? डेंसिटी कितना है? 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? इसका डेंसिटी यानी घनत्व है दोस्तों। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 70.8% जल की मात्रा है तथा 29.2% पर स्थल की मात्रा है दोस्तों। ये दोस्तों हो गया क्या कि हमारे पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण नहीं दोस्तों, मोटी मोटा अध्ययन जो सौरमंडल में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इतने के बारे में अध्ययन करते हैं, इतने से ही ज्यादा प्रश्न पूछता है। इसके अलावा जब हम अध्ययन करेंगे, जब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे, जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम विधिवत वर्णन करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप इसको नोट्स कर बना लीजिएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके बाद आप आगे देखिए दोस्तों, आप लोग ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये आ गया मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह यानी एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। कहने का इन द सेंस ये होता है दोस्तों कि अगर ये पूछेगा कि किस पर जीवन है, कौन सा ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, तो दोस्तों क्या बताएंगे वो आप कि पृथ्वी। अगर किस पर जीवन संभव है, अगर इसकी बात करेगा तो कौन सा ग्रह है दोस्तों जिस पर जीवन संभव है? वो है मंगल ग्रह। अब देखिएगा मंगल ग्रह सूर्य से बढ़ते क्रम में चौथे स्थान पर है। मंगल ग्रह क्या है? बढ़ते क्रम में। किससे? सूर्य से बढ़ते क्रम में। पहले आप मंगल ग्रह का पिक्चर देख लीजिए दोस्तों, ये है मंगल ग्रह। देखिए लाल कलर का दिखाई देता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, यानी आयरन ऑक्साइड इसमें अधिक पाई जाती है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
मंगल ग्रह सूर्य से बढ़ते क्रम में चौथे स्थान पर है। पहले सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है दोस्तों? बुध है। फिर कौन सा है? शुक्र है। फिर कौन सा है? पृथ्वी है। फिर क्या है? मंगल है दोस्तों। अब बात करते हैं यह सूर्य की परिक्रमा, यानी जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही थी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड में, लेकिन मंगल ग्रह जो परिक्रमा करता है दोस्तों वो कितने दिनों में? 686 दिनों में, कभी कभी आपको मिलेगा 687 दिनों में दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पास 2 उपग्रह हैं, 2 मून है इसके, 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? डिमोस और फोबोस। दोस्तों याद रखिएगा, डिमोस एवं फोबोस ये 2 उपग्रह हैं किसके? मंगल ग्रह के। दोस्तों जो डिमोस उपग्रह है ना, वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। और किसके पास है? वो मंगल के पास है। कहने का मतलब 2 प्रश्न हो जाएगा। मंगल ग्रह का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा होगा? डिमोस। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? डिमोस। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। दोस्तों एक पर्वत पाया जाता है कहां पर? मंगल ग्रह पे, जिसे निक्स ओलंपिया। दोस्तों ये याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया या ओलिपस मेसी भी कहा जाता है इसे। देखिएगा मैंने लिखा है निक्स ओलंपिया या ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी भी कहा जाता है, ओलिपस मोन्स भी कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, ये कहा जाता है इसको, यानी कि और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? पृथ्वी से 3 गुना अधिक ऊंची है। निक्स ओलंपिया की ऊंचाई कितनी है? यानी वह ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। और दोस्तों ये आकार में यह 7वें स्थान पर है। आकार में यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, यानी ये 7वें स्थान पर है। कहाँ पर है? किस में है? आकार में। आकार में 7वें स्थान पर है, लेकिन अगर सूर्य से बढ़ते क्रम की बात करेगा तो वो 4थे स्थान पर है दोस्तों। ये तो बात रही मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का पिक आपने देख लिया, मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया दोस्तों। अब बात करते हैं जुपिटर, बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। देखिएगा यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व 11 वर्षों में या तो फिर 11.9 वर्षों में करता है। क्या करता है? परिक्रमा करता है। 11 वर्षों में कहेगा तब भी सही है, 11.9 वर्षों में कहेगा तब भी सही है। अगर बाय इत्तेफाक से अगर कभी 12 वर्ष भी आ गया पेपर में तो वो भी सही रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पास कुल 79 उपग्रह हैं, 79 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। दोस्तों सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कितने उपग्रह हैं? 79। अब आप सोचते होंगे कि किताब में मैंने देखा था 67, तो दोस्तों वो भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 67 आप देखे थे तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर में 12 ग्रहों की खोज हुई। जब 12 ग्रहों की खोज हो जाएगी तो कितने ग्रह हो जाएंगे टोटल? 79। ठीक दोस्तों, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड। और गैनीमेड हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। मंगल ग्रह की सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। अब हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। यहां बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। किसे? बृहस्पति को। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। क्योंकि ये ग्रह तो है ही है, लेकिन ये तारा भी माना जाता है इसको। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर खुद के रेडियो एक्टिव ऊर्जा है, इसके अंदर स्वयं का रेडियो ऊर्जा है दोस्तों। किसके अंदर? बृहस्पति के अंदर। इस वजह से इसे ग्रह एवं तारा दोनों में ही गिना जाता है दोस्तों। यह हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी है, सबसे भारी ग्रह है। और इसे विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसे विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर से जो गड्ढा है उसके अंदर से कभी न कभी कोई क्षुद्र ग्रह आकर टकराया था, जिसमें से दोस्तों आज भी आग की लपटें निकलती रहती है। आप देखिए ये बृहस्पति ग्रह का पिक्चर है, देखिए दोस्तों ये बृहस्पति है। देखिए इसके अंदर आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है, धब्बा दिखाई दे रहा है, वही है विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह। जब इसको हम सैटेलाइट से देखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत बड़े गड्ढे में दिखाई देता है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं दोस्तों। इसलिए इसे विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है, अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, ये बात मैंने बता दी पहले से दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब आते हैं बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि ग्रह
यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह। दोस्तों यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व तथा 29 वर्षों में करता है। सूर्य से बढ़ते क्रम में यह 6वें स्थान पर है। सूर्य से बढ़ते क्रम में किस स्थान पर दोस्तों? 6वें स्थान पर है। इसके चारों ओर 7 वलयाकार गैस के छल्ले पाए जाते हैं। दोस्तों आप पहले ये देखिए, ये पिक्चर देखिए दोस्तों आप, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये शनि ग्रह दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर देखिए क्या दिखाई दे रहा है? गैस के छल्ले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है? 7 गैस के छल्ले दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके चारों ओर 7 गोला, वलयाकार का मतलब है गोलाकार गैस के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ग्रह को गैसों का गोला, इसीलिए इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है, या गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। इस गोले के कारण, यानी ये जो गैस है, गैस के धूल के कारण इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है, या गैस को गोला भी कहा जाता है। टोटल इसके पास जो ग्रहों की संख्या है दोस्तों वो 62 है। कितनी है? 62 है। दोस्तों बृहस्पति एवं शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिसके आसपास बहुत ढेर सारे उपग्रह हैं, लेकिन उसका खोज नहीं हो पा रहा है। तो खोज धीरे धीरे जैसे जैसे होता जाता है वो बढ़ता जाता है। जैसे बहुत पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले किताब देखेंगे तो उसमें 40 होगा। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, लेटेस्ट अपडेट होते रहिएगा। पिछले साल 2018 में उपग्रहों की खोज हुई। बृहस्पति के पास 12 उपग्रह। इस वजह से ग्रुप डी में जो है, कई ग्रुप डी एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि बृहस्पति के पास कुल कितने उपग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस ग्रह को गैसों गोला ये तो हो चुका। टिट्रॉन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों 62 उपग्रहों में से एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम है टिट्रॉन। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाया जाता है। और वही हाल बृहस्पति में भी ये गैस पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं यूरेनस यानी अरुण। यह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से बढ़ते क्रम में 7वें स्थान पर है। सूर्य से बढ़ते क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज वर्ष 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। ये अपने अक्ष पर अधिक झुके होने के कारण दोस्तों इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने अक्ष पर अधिक 45 अंश पर झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी हुई है, यह 45 अंश पर झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं उपग्रहों के। इसके पास कुल 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम तथा 84 वर्षों में करता है। कितने वर्षों में? 84 वर्षों में। ध्यान रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम तथा 84 वर्षों में करता है। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व कर रहे थे, ये कर रहा है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों इसके वायुमंडल में ना हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया तथा मीथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो मीथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और सूर्य का जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये हरे कलर का दिखाई देता है। इस वजह से इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। यानी अत्यधिक मीथेन के कारण, अमोनिया होने के कारण इसको जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो ये हरा कलर का दिखाई देता है। आप अगर अरुण ग्रह का पिक्चर देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? अरुण ग्रह है। दोस्तों देखिए, ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। सूर्य से बढ़ते क्रम में किस क्रम में है? 7वें स्थान पर है। दोस्तों इसका आप इस दोनों ग्रहों का आप क्या करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, कर लिए, फिर आगे हम। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा क्या हुआ? नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के बारे में। दोस्तों यह हमारे सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। क्या है ये? चौथा बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व, यह सूर्य की परिक्रमा कब करती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व 165 वर्षों में करता है। और इस ग्रह की खोज वर्ष 1846 ईस्वी में जॉन गैले ने किया था। इस ग्रह की खोज किसने किया था दोस्तों? 1846 में जॉन गैले नामक एक भूगोल शास्त्री थे, और मतलब जियोग्राफिस्ट थे, उन्होंने किया था। कब किया था? 1846 में। यह सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह, यह हमारे सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। दोस्तों आप देखिए ना, पहले इसका पिक्चर देखिए नेपच्यून ग्रह का पिक्चर देखिए। जो सबसे लास्ट में ग्रह वो कौन सा है? नेपच्यून है, यानी कि वरुण ग्रह है। दोस्तों यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व तथा 165 वर्षों में करता है। यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व तथा 165 वर्षों में करता है। इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन, अमोनिया की गैस पाई जाती है। इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों?
13। दोस्तों बृहस्पति को छोड़कर शनि, अरुण, वरुण के बारे में, बस ये उपग्रहों के बारे में पूछता है। और बहुत कम बार ऐसा हुआ कि वो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है। लेकिन अरुण ग्रह के बारे में पूछता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं या हरा ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्लूटो यम। दोस्तों यह अगर वर्ष 24 अगस्त 2006 को यह फैसला न लिया गया होता तो ये हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह होता, और था पहले ये हमारे सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह था, और ये बुध ग्रह से बाद सबसे छोटा यही था। लेकिन जब इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। दोस्तों इसे 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों क्यों हटाया? देखिए दोस्तों, बहुत से कंडीशन है कि किसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे कि अगर जो ग्रह होगा वो आकार में बड़ा होगा और गोलाकार होगा, वो एक निर्धारित समय में सूर्य की परिक्रमा करे। लेकिन दोस्तों ये परिक्रमा करते करते कभी कभी वरुण ग्रह को ओवरलैप कर जाता था, वरुण ग्रह के चारों ओर घूमने लगता था। इस वजह से वैज्ञानिकों ने जब यह देखा तो उसको क्या किया, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर इसे पौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। जबकि इसकी खोज हुई थी वर्ष 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? क्लाइड टॉम्बैक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? वर्ष 1930 ईस्वी में। इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों। तो अब कभी पूछेगा कि ग्रहों की श्रेणी से यम को हटाकर कब किया गया था? तो 24 अगस्त 2006 को। अब बात करते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों जितने भी ग्रहों तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है उसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। जितने भी ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश आसानी से नहीं पहुंच पाता, वो रिफ्लेक्शन के द्वारा पहुंचता है, उसे हम बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आंतरिक ग्रह में देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाकी 4 ग्रह जो बचे के 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब एक बार दोस्तों आप सौरमंडल का पिक्चर देखिए दोस्तों, उसमें क्या दिख रहा है आपको? 4 ग्रह दिख रहे हैं आगे और 4 ग्रह पीछे। जो पीछे वाले 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जो आगे ग्रह दिखाई दे रहे हैं उसे हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा सौरमंडल का संपूर्ण भाग, यानी सौरमंडल फिनिश। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ग्लोब, यानी ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब की संरचना हम बताएंगे आपको दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगला जो प्रश्न रहेगा मेरा वो रहेगा वर्तमान समय में हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान समय में हमारे देश के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं? दोस्तों इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जितने लोग देंगे उसके नाम मैं यहाँ पे लूँगा, सर शॉर्ट आउट करूँगा। और अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।